Everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to the platform of Edu Preparator. दोस्तों, this is going to be the fourth video for the December month जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं 25 दिसंबर से लेके दिसंबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और जैसे कि मैंने हमेशा बोला है, सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, गो फॉर द सब्सक्राइब बटन, हिट इट एंड डोंट गो विदाउट प्रेसिंग द बेल आइकॉन। इन फ्यूचर जितनी भी करंट की वीडियोस आती है चैनल पर, वो आपको सबसे पहले मिलेगी। टाइम मैनर में, टाइम बाउंड मैनर में आइए कवर करते हैं इस वीडियो को। 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं। क्वेश्चन इससे बाहर आ ही नहीं सकते। जितने डाइवर्सली हम लोग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, आपको पता लगेगा। काइंडली वॉच द वीडियो टू वर्ड द एंड। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे कमेंट किए बिना मत जाइए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2025 रिपब्लिक डे का आपके पास आ गया है टेबलॉक। अगर हम बात करते हैं के साथ, आप टैबलो भी कहते हैं। तो 2025 रिपब्लिक डे परेड का टैबलो का थीम आ गया है। और देखो, टैबलो जनरली झांकी को कहते हैं। हम पे बहुत इंपॉर्टेंट एक ड्रामेटिक सीन होता है, उसको हम जनरली टैबलो कहते हैं। तो 2025 रिपब्लिक डे परेड नेक्स्ट ईयर जो है, इस ईयर जो है, उसका जो थीम है वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज और प्रोग्रेस। और इस टेब्लो के लिए 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को किया गया है सेलेक्ट। आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, एमपी, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल। तो मतलब ये कह लो कि ये सब मिलकर, ये 15 की 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिलकर शोकेस करेंगे इंडिया के टेब्लो को। मतलब टेब्लो का मतलब अपनी अपनी झांकियों को प्रेजेंट करेंगे ये लोग। जैसे कि यहाँ पर आप राम मंदिर की झांकी देख रहे हो, ये यूपी की थी उस समय। तो ये सब की सब जो है, ये कर्तव्य पथ पर वॉक करेंगे। कर्तव्य पथ आपको पता ही है, पहले राजपथ का नाम होता था। राजपथ से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, इसी राजपथ को किंग्स वे बोलते थे। राजपथ हुआ, उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट ने राजपथ को चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया। तो ये सारी की सारी मिनिस्ट्रीज और स्टेट जो है, ये अपने अपने टैब्लो को यहाँ पर शोकेस करेंगे। इसके बाद बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नो डिटेंशन पॉलिसी को कर दिया है स्क्रैप। नो डिटेंशन पॉलिसी क्लास 5 और क्लास 8 के लिए है। मतलब अगर बच्चा क्लास 5 में है और उसको 6th में जाना है, और अगर आप 8th में है और 9th में जाना है, तो सर आप एग्जाम देने हो जाएंगे कंपलसरी। वो तो पहले भी थे सर, बट आप एग्जाम देने के साथ पास भी करने होंगे। अगर आप पास नहीं कर पाए, फेल हो जाते हैं, तो आपको 2 महीने का टाइम फिर दिया जाता है। आप दोबारा से अपने टेस्ट री अटेम्प्ट कर सकते हो विद इन 2 मंथ्स। और अगर 2 महीने के बाद दोबारा फेल हो जाते हो, तो आई एम वेरी सॉरी टू से आपको उसी क्लास में रोक लिया जाएगा। तो ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में जो पॉलिसी है, ये लागू कर दी गई है। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस हैं, 3,000 से ज्यादा, वहां पर ये नो डिटेंशन पॉलिसी लागू कर दी गई है। जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल्स। बट कुछ स्टेट्स हैं जैसे केरला, कर्नाटका जैसे स्टेट्स हैं, जिन्होंने मना कर दिया है कि वो इस पॉलिसी को स्क्रैप नहीं करने वाले हैं। तो 2019 में राइट टू एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें सभी स्टेट्स के पास ये राइट आज भी है। अगर कोई स्टेट ये पॉलिसी को स्क्रैप नहीं करना चाहता तो वो उसके ऊपर है। अगर वो नहीं करना चाहता तो ना करे, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको मैं पहले ही बता दूं कि दिल्ली ने ये पॉलिसी को पहले से ही स्क्रैप कर दिया है। दिल्ली समेत 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज पहले से ही इसको स्क्रैप कर चुकी हैं। हरियाणा और पुडुचेरी अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हैं कि ये पॉलिसी रखनी है या नहीं। बट अब बता दूं मैं आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में तो ये पॉलिसी नहीं है, बट हाँ, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स के पास ये आज भी राइट है कि वो इस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को माने, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट का मतलब स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट की पावर है। उसके बाद बेटा बात करते हैं गुजरात। गुजरात की एक विलेज है मसाली। और ये विलेज जो है, ये बानसकंथा डिस्ट्रिक्ट में आती है, गुजरात के बानसकंथा डिस्ट्रिक्ट में। और ये पहली बॉर्डर सोलर विलेज बन गई है इंडिया की। आई सेड फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज। क्यों? क्योंकि गुजरात बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। अगर हम मसाली की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर है ये विलेज। 800 से ज्यादा घर, 800 से ज्यादा पॉपुलेशन है इस विलेज की। वो बात अलग है कि घर काफी स्पार्सली पॉपुलेटेड है। मतलब स्पार्सली मतलब घरों के बीच के डिस्टेंस आप देख सकते हो, क्योंकि रूरल एरियाज की पहचान होती है ये।
डेंसली पॉपुलेटेड रीजन तो होता नहीं है, बट ये पहली विलेज बन गई है बॉर्डर एरिया की जो टोटली सोलर पावर से चलती है। यहाँ पर हर घर ने सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस लगवाई हैं। अपने अपने जो सरप्लस फील्ड है वहां पर इन्होंने सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर लिए हैं, जिसकी इमेज आप देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2024 में 15 फरवरी के दिन पहले से ही एक पॉलिसी चलाई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव है। आपको बता दूं, इसका एम था कि भारत भर के 1 करोड़ घरों को मार्च 2027 से पहले सोलर पैनल्स अवेलेबल करवा देना। तो ये जितने भी पैनल्स आपको यहाँ पे लगे हुए दिख रहे हैं ना, इसको सेल्स कहते हैं आप लोग। और ये जनरली पीवी सेल्स होते हैं। इसको फोटोवोल्टिक सेल्स कहते हैं, क्योंकि यही सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो गुजरात के बारे में हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर है, भूपेंद्र भाई पटेल चीफ मिनिस्टर, और गांधीनगर है इसकी कैपिटल। इसके बाद इनको देख लीजिए सर, इनका नाम है संतोष अजमेरा। इनको इन्होंने अभी जीत लिया है इंटरनेशनल इलेक्टोरल अवार्ड फॉर सिटीजन्स। इंटरनेशनल इलेक्टोरल अवार्ड फॉर सिटीजन्स एंगेजमेंट। तो सर 2008 बैच के आईआईएस ऑफिसर है, मतलब इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर है। इंटरनेशनल अवार्ड जीता इन्होंने। क्यों जीता? क्योंकि कंट्री में जब जनरल इलेक्शंस हुए थे 2024 में, तो काफी इफेक्टिवली एंगेज किया था सर ने सिटीजन्स को। ये अवार्ड सेरेमनी अरेंज कौन करता है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर पार्लियामेंट्री स्टडीज। और ये अवार्ड इनको डोमिनिकन रिपब्लिक में दिया गया ड्यूरिंग द 3 डे सिंपोजियम। इसके बाद सर को देख लीजिए, इनका नाम है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, और ये बन गए हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरमैन। अच्छा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनता कौन है जनरली? तो कहा जाता है जनरली सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हो जाते हैं, वही बनते हैं इस कमीशन के जनरली चेयरमैन। बट मैंने बोला जनरली बनते हैं। अगर हम बात करते हैं सर, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन से पहले, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन से पहले एक यहाँ पर मतलब जज हुआ करते थे जो एनएचआरसी की चेयरमैन की पोस्ट पर थे, और उनका नाम यहां पर था जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जो वैसे तो ये एनएचआरसी के 8th चेयरपर्सन थे, और 2021 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। 2023 में सर रिटायर भी हो गए थे 1 जून को। और तब से लेकर आज तक, 1 जून 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक एनएचआरसी में चेयरमैन की पोस्ट खाली थी। तो अरुण कुमार मिश्रा जी के लिए कहा जाता है कि ये पहले नॉन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जज थे तो ये देखो सुप्रीम कोर्ट के ही जज, बट ये नॉन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जज थे। ये कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पर बैठे नहीं, बट फिर भी अरुण कुमार मिश्रा जी को एनएचआरसी का चेयरमैन अपॉइंट कर लिया गया था। तो ही वॉज द फर्स्ट नॉन सीजीआई टू बी अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट। और फिर आपको यहां पर देखने को मिलते हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। अब ये रामा सुब्रमण्यन जी भी कभी चीफ जस्टिस मतलब रहे नहीं है सुप्रीम कोर्ट के। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया 1993 में बनी, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके बाद बेटा आपको ये बर्ड दिख रहा होगा, अब ये एलिमिनेट हो गया है, और इस बर्ड का जो नाम है वो है डोडो बर्ड। तो कश्मीर के आर्टिसंस ने इस डोडो बर्ड को रिवाइव किया है। कैसे? डोडो बर्ड को रिवाइव करने का तरीका इनका थोड़ा कैजुअल है। तो ये लोगों ने पैपियर माशे बनाया। पैपियर माशे बनाया किसका? डोडो बर्ड का। पैपियर माशे क्राफ्ट होती है जब, तो इन्होंने प्रोटोटाइप बनाया पेपर की मदद से, जिसको पैपियर माशे यहां पर लिखा हुआ है। तो पैपियर माशे बनाया, जो कि एक रिनाउंड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है कश्मीर में, और इंट्रोड्यूस की गई थी वैसे तो ये कश्मीर में 15 सेंचुरी के टाइम में, जब यहाँ पर कभी सुल्तान जाइन जाइन उल अबिदीन का यहाँ पे रूल था। कौन? सुल्तान जाइन उल अबिदीन का रूल हुआ करता था कभी कश्मीर में। तब वहां के लोग पेपियर माशे बनाना उन्होंने सीखा था। तो ये मान के चलिए कि कश्मीर के आर्टिसंस ने मतलब इस बर्ड का पेपियर माशे बनाया। ये वो बर्ड है जो 343 ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गया था। नाम है इस बर्ड का डोडो। तो इस आर्ट में आपने डेकोरेटिव आइटम्स बनाई पेपर पल्प से, ऑफ कोर्स।
आपने डोडो बर्ड्स बनाए, एग्स बनाए, वॉल हैंगिंग्स, स्टार्स। और आपको वैसे भी बता दूं, ये कश्मीर की ये पेपियर माशे बनाने की आर्ट इतनी फेमस है कि इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसको जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है। तो 50,000 से ज्यादा पेपियर माशे डोडो बर्ड के बनाकर इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी करे, जिसमें यूरोप, मॉरिशस, ईस्ट अफ्रीका में जो है। तो ये सारा चीज इन्होंने ये अपना क्रिसमस सीजन के आने से पहले किया। इसके बाद बेटा अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पर इंडिया में 25 दिसंबर ये पैदा हुए थे, गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट होता है, विच इज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसके बाद बेटा मध्य प्रदेश के लिए बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि एमपी को डिक्लेयर कर दिया है टॉप ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025। 2025 की टॉप ग्लोबल डेस्टिनेशन डिक्लेयर कर दिया है। किसने किया है? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ना एक लिस्ट निकाली थी, मस्ट विजिट ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025। और उस मस्ट विजिट ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में एमपी का नाम भी देखने को मिलता है। एमपी का बड़ा वाइब्रेंट कल्चरल हेरिटेज है, कई सारे फेस्टिवल्स, हिस्टोरिकल साइट्स, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कुछ टेंटेटिव और कुछ परमानेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे खजुराहो, पन्ना, बांधवगढ़। और इस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी तो है। मतलब अब इन टोटल 9 टाइगर रिजर्व जहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बढ़िया है, वाइल्ड लाइफ सफारी हो जाती है, वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस काफी थ्रिलिंग है। और इन सब चीजों की वजह से ना एमपी को कभी हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया भी कहा जाता है। तो बढ़िया है, एक अच्छा चीज है, मतलब बहुत गर्व हो रहा है बताते हुए भी। एमपी के बारे में बात करें तो मंगूबाई सी पटेल गवर्नर है, मोहन यादव जी चीफ मिनिस्टर है, भोपाल है कैपिटल, सतपुरा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। उसके बाद नौरा, नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एमपी में। इसके बाद एस जयशंकर साहब की बात कर लेते हैं। ही हैज बीन ऑनर्ड रिसेंटली विद श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। दोबारा बता रहा हूं, श्री चंद्र सॉरी श्री चंद्र शेखरेंद्र, श्री चंद्र शेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है भारत के एस जयशंकर, उन्होंने अभी रिसीव किया है ये श्री चंद्र शेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। और क्यों मिला है? पब्लिक लीडरशिप के लिए। ये अवार्ड वैसे देता कौन है जी? तो एक इंस्टीट्यूट है, साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी। तो साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी ने ये दिया। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, ग्लोबल लीडरशिप में सर का बहुत एक्सेप्शनल रोल रहा है। और जब इन्होंने एड्रेस किया ना, मतलब ये अवार्ड लेते समय, तो सर ने बोला कि यार देखो, मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ फ्रॉम अ, अपना पेरियावर। तो सर महा पेरियावर की टीचिंग से काफी इंस्पायर्ड है। सर ने बोला कि आई एम पर्सनली वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ महा पेरियावर। और पर्टिकुलरली महा पेरियावर ने जो वो मैसेज दिया था यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, वो उन्होंने कन्वे किया। और बताया कि महा पेरियावर स्पेशली अपनी अपने म्यूजिकल कॉम्पोजिशन में यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज दिया करते थे। और महापेरियावर की जो म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है उसको यहाँ पर मैथरीम, मैथरीम भजातम कहा गया है। तो मैथरीम भजाथम, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा स्टैटिक डिटेल्स आपको इस एक करंट में देखने को मिल जाएंगी। और उन्होंने हमेशा यही बोला है, वर्ल्ड फोरम में भी बोला, यहाँ पर भी बोला कि इंडिया का विजन हमेशा से इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी रहा है। उसके बाद देखिए, इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बेटा 5 नए स्टेट्स के गवर्नर्स को अपॉइंट किया है। अपॉइंटमेंट्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करती है, गवर्नर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करती है। और उसके लिए आर्टिकल 155 आपके पास है। कौन कौन से स्टेट्स के गवर्नर? तो उड़ीसा, मिजोरम, केरला, बिहार और मणिपुर, इनके 5 गवर्नर्स आपके सामने हैं। हमारे इंडिया में गवर्नर्स का टाइम पीरियड 5 इयर्स होता है, और गवर्नर्स को दोबारा रीअपॉइंट किया जा सकता है फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर गवर्नर के पास किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में डोमिसाइल है तो वो उस स्टेट का गवर्नर कभी नहीं बन सकता। उसके बाद बेटा फोर्ब्स, फोर्ब्स 21st एनुअल लिस्ट आई है, जिसमें 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की एक लिस्ट आपने निकाली। और इस 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में पहली बार आप देखने को मिल रहा है कि 3
3 विमेन इंडिया की देखने को मिली, जिसमें इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन, रोशनी नडर मल्होत्रा, किरण मजूमदार शॉ। तो ये 3 महिलाएं इस 100 मोस्ट पावरफुल विमेन की लिस्ट में आप लोगों को देखने को मिली। तो इंडिया की ग्लोबल, जो इंडिया का वो अपना ग्लोबल इंपैक्ट है, इसे देखने को मिलता है। हालांकि टॉप 10 विमेन इस 2024 की फोर्ब्स 21st लिस्ट में, हालांकि हमें इंडियन कोई भी नहीं देखने को मिली। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको क्लॉडिया शेनबॉम, उरुसेला वॉन डेर, जो कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, फिर क्रिस्टाइन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक जॉर्जिया मेलोनी, काफी चर्चित है ये मैम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो ये कुछ नाम है जो कि टॉप टॉप 10 में रहे इस लिस्ट में। उसके बाद बेटा अगर आपको याद आ रहा हो तो राघव चड्डा, जो कि दिल्ली से एमपी है राज्यसभा में, इन्होंने अभी ना राज्यसभा की डिबेट्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट के ऊपर तीखे सवाल कसे। इन्होंने बोला कि यार देखो, ओवर इन्फ्लेटेड फूड प्राइसेस मिलते हैं एयरपोर्ट्स पर। आई सेड ओवर इन्फ्लेटेड सर, जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो जब आप इतना कुछ सोचते हैं लोगों के बारे में, तो व्हाई नॉट एयरपोर्ट्स? तो अच्छी बात है, इंडिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो गया ये उड़ान यात्री कैफे का पहला ब्रांच आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर सस्ते में आपको स्नैक्स सर्व करवाए जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैफे है। आई सेड सस्ते में यहाँ पर सामान जो है वो आप लोगों को दिए जाएंगे, जैसे चाय, कॉफी, समोसे स्नैक्स में, जो कि अगर आप किसी भी एयरपोर्ट पे आज खरीदे तो विल कॉस्ट यू मोर देन 200 रुपीज एटलीस्ट। उसके बाद बेटा सोलर पीवी एक्सपोर्टर्स में, मैंने अभी आपको बताया था ना फोटोवोल्टिक सेल्स, जो मैं आप लोगों को विलेज दिखा रहा था मसाली, गुजरात की। तो पीवी सेल्स के एक्सपोर्ट में इंडिया 6th नंबर पर आ गया है। तो वी हैव बिकम नाउ द 6th लार्जेस्ट सोलर पीवी एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। मतलब आप ये सोच के चलिए कि 2013 में कहा हम 0.4% ऑफ द वर्ल्ड पीवी एक्सपोर्ट करते थे, और आज दुनिया में अगर 100 पीवी एक्सपोर्ट होते हैं तो 2.5 पीवी इंडिया एक्सपोर्ट करता है। 2023 में आज हमारी ये पोजीशन है। इसके बाद इनको देख लीजिए, इनका नाम है अरुनीश चावला। ये इंडिया के नए रेवेन्यू सेक्रेटरी है बेटा, तो बहुत मेजर अपॉइंटमेंट है। इनसे पहले थे संजय मल्होत्रा सर, 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर है। इसके बाद इंडिया की करेंसी यूएस डॉलर के सामने दोबारा डिवैल्यू हुई, दोबारा गिरी, और अब इंडिया की करेंसी 85.27 रुपीज पर आकर अटक गई है। मतलब आपको 85 रुपीज ऑन एन एवरेज खर्चने होंगे एक अमेरिकन डॉलर को परचेज करने के लिए, जो कि ऑल टाइम लो है अभी। ये भी आपको बता दूं, दिस इज द ऑल टाइम लो। आज तक कभी हमारा इंडियन रुपी इतना ज्यादा अपना क्या कहते हैं, इसका डी वैल्यू कभी नहीं हुआ। इससे पहले कभी 85.15 हुआ करता था, तो और गिर गया ये बाय अपना 9 पॉइंट्स। उसके बाद थोड़ा सा और गिरा, और अब जाकर 85.27 पर अटक गया है। रीजंस अगर पूछें कि क्यों इंडिया की करेंसी निरंतर यूएस के सामने गिर रही है, वीक हो रही है, तो कहते हैं कि जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया का रुपी काफी कमजोर हो रहा है। इसके बाद जो डॉलर की डिमांड है ना, वो बढ़ रही है मार्केट में। कैसे? देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड आज भी 80% डॉलर में होता है। मतलब आज अगर ईरान और इंडिया आपस में ट्रेड करते हैं, ईरान और इंडिया, जो कि करते बहुत कम है वैसे, बट अगर करते हैं, तो अगर कोई भी सामान इंडिया ईरान से मंगाता है ना, अगर हम कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, तो हम उस इंपोर्ट का पेमेंट ईरान को डॉलर्स में करते हैं, क्योंकि ईरान हमसे हमारी करेंसी नहीं मांगता। ईरान को हमारी करेंसी नहीं चाहिए, हमारी करेंसी में ट्रेड ही नहीं होता। इसके बाद बेटा आईआईटी मद्रास का एक बहुत ही प्रीमियर टेक्नो एंटरटेनमेंट फेस्टिवल स्टार्ट होगा अगले साल से। नाम है इसका शास्त्र। 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में चलेगा आईआईटी मद्रास का एक बहुत ही प्रीमियर टेक्नो एंटरटेनमेंट फेस्टिवल। पूरे इंडिया भर से 60,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और इसकी थीम, जो थीम रखी गई है इस पूरे के पूरे शास्त्र समिट की, वो रखी गई है फ्यूचर सिटीज एंड स्मार्ट स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो फ्यूचर सिटीज एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक थीम और है, दैट इज फ्रैक्टल फ्रंटियर्स। तो फ्रैक्टल फ्रंटियर्स तो मेजर थीम है इस शास्त्र 2025 की। दिस इज द मेजर थीम, और इसी के साथ कुछ छोटे छोटे फंक्शंस और अटैच करके इनमें 2 थीम और बना दी इन्होंने। तो कुछ फोकस एरियाज के साथ
फ्यूचर जो सिटी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये कुछ थीम जो है, ये शास्त्र समिट और रिसर्च कॉन्फ्रेंस की आपको यहाँ पर, जो कि क्योंकि ये शास्त्र समिट और रिसर्च कॉन्फ्रेंस इसी का पार्ट है, इसी शास्त्र 2025 प्रोग्राम का पार्ट है। तो शास्त्र 2025 की मेजर थीम है फ्रैक्टल फ्रंटियर्स। और जैसे कि मैंने बोला 3 से 7 तक चलेगा ये जनवरी में। इसमें 2 इवेंट्स और देखने को मिलेंगे आपको, समिट और रिसर्च कॉन्फ्रेंस। तो समिट की थीम रहेगी फ्यूचर सिटीज, और कॉन्फ्रेंस की थीम रहेगी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ पर कुछ एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स भी इन लोगों ने ली। तो आईआईटी मद्रास ने बोला कि सर हम जो है प्लास्टिक्स और विनाइल को पूरी तरीके से रिप्लेस करने की सोच रहे हैं क्लोथ बेस्ड मटेरियल्स के साथ। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक्स और विनाइल आपको पता है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो पोल्यूशन फैलाते हैं। और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ इंडिया भी मानता है इसको, और इंडिया चाहता है कि 2070 तक इंडिया कार्बन न्यूट्रल हो जाए। कार्बन एमिशन बिल्कुल जितनी भी हम करें वो सारी हम एब्जॉर्ब कर लें। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आपको दिख रही होंगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अभी बाल पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 अनाउंस करे। कितने बच्चों को दिए? तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इन टोटल 17 बच्चों को उनके एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस के लिए ये बाल पुरस्कार दिए गए हैं। आपको कुछ इसके बारे में पता होने चाहिए। बाल पुरस्कार जो है बेटा, ये इन टोटल 7 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। जिसको भी ये पुरस्कार मिलता है, एलिजिबिलिटी उसकी ये है कि उसकी एज 5 से 18 होनी चाहिए, 5 से 18। इसमें से किसी ना किसी कैटेगरी में उसने कुछ ना कुछ किया होना चाहिए। तो जिसको ये सर्टिफिकेट, मतलब ये प्राइज मिलता है, उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक मेडल मिलता है, और 1 लाख का कैश प्राइज मिलता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नाम डाल रखे हैं, जैसे कि केया, हथकर, आयान, सजाद, व्यास, ओम, जिग्नेश। इनको मिला है आर्ट एंड कल्चर में। ब्रेवरी में सौरभ कुमार, इनोवेशन, साइंस एंड टेक, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि ये जो है अवार्ड्स, ये वीर बाल दिवस के दिन दिए गए। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। 26 दिसंबर, आई सेड वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है हर साल। तो ये वीर बाल दिवस जो है, ये एक्चुअली में गुरु गोविंद सिंह के बेटों के ऑनर में सेलिब्रेट होता है। वो बेटे जिन्होंने मतलब लड़ते हुए अपनी भी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय की 162nd बर्थ एनिवर्सरी पर ट्रिब्यूट दी, और बहुत हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट देते हुए कहा कि ये बहुत ही रिनाउंड फ्रीडम फाइटर रहे हैं, एजुकेशनिस्ट रहे हैं, इंडिया की इंडिपेंडेंस में इनका बहुत बड़ा रोल है, और प्लस बीएचयू की स्टैब्लिशमेंट में भी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इनके ऑनर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर एक बुक, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय को लॉन्च किया, जो कि 4 वॉल्यूम्स में है। कुछ 4 वॉल्यूम्स की बुक है ये, और इस बुक को विज्ञान भवन में लॉन्च किया गया। इसके बाद संदीप मिश्रा एनटीए के नए डायरेक्टर बन चुके हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये भी आपको बता दूं, यही एनटीए है जो नीट के एग्जाम्स करवाती है, यही एनटीए है जो सीयूईटी के एग्जाम्स भी करवाएगी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर आरोप लगे थे जब से नीट पे कुछ गड़बड़ी हुई है, तो अब इसके नए चेयरमैन आपको देखने को मिल रहे हैं, संदीप मिश्रा। एनटीए 2017 में बनी थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, प्रदीप कुमार जोशी इसके चेयरमैन थे, अब नए चेयरमैन है संदीप मिश्रा। इंपॉर्टेंट है। सॉरी, इसके चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी है। अब इसके डायरेक्टर भी आपको देखने को मिल रहे हैं संदीप कुमार मिश्रा, अपार्ट फ्रॉम चेयरमैन। इसके बाद इंडिया और श्रीलंका के बीच में दोस्तों एक नेवल एक्सरसाइज होती है, और इस नेवल एक्सरसाइज का नाम है स्लीनेक्स। स्लीनेक्स में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया आईएनएस सुमित्रा ने, और श्रीलंका की तरफ से पार्टिसिपेट किया आईएनएस सायूरा। तो आईएनएस सायूरा श्रीलंका की तरफ से, और आईएनएस सुमित्रा इंडिया की तरफ से। इसके बाद बेटा यहां पर आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी एक टेस्ट मैच हुआ था, जिसको बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हमने कहा। तो ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में जो रेफरी आपको देखने को मिले, तो यहाँ पे जो रेफरी आपको देखने को मिले उनका नाम था एंडी पाइक्रॉफ्ट। अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट की बात करते हैं, ये देखिए सर, तो ये फॉर्मर जिम्बाब्वे कैप्टन है।
और रिमार्केबल माइलस्टोन अचीव कर लिया इस ने। तो ये इनका 100th टेस्ट मैच था जिसके रेफरी बनकर ये आए, और ये बहुत ही इलीट क्लब को ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ही ऐसे रेफरीज हैं जिन्होंने 100 या 100 से ज्यादा टेस्ट मैच में एज अ रेफरी मतलब जो रहे हैं। तो ये एंडी पायक्रॉफ्ट है इनका नाम, याद कर लीजिएगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो था, वो इन सर का 100th मेंस टेस्ट मैच था। इसके बाद विजय वीर सिद्धू आपको यहां पर दिख रहे होंगे। विजय वीर सिद्धू, ही ट्रायम्फ्स इन रैपिड फायर पिस्टल राउंड एट द 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। सर ने 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बता दूं, ओलंपियन गुरप्रीत सिंह को हरा दिया। नाम है इनका विजय वीर सिद्धू। इसके बाद 27 दिसंबर को दोस्तों हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। फिर मैं आईआईटी बॉम्बे पर आता हूं। गजब काम कर दिया इन्होंने। आपको पता है वो नीडल लगने से बहुत लोग डरते हैं, तो आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप कर लिया है एक नीडल फ्री शॉक सिरिंज। क्या करेगा ये? बहुत ही पेनलेस तरीके से आपको इंजेक्शन भी लग जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। पहली बात तो रिसर्चर्स है आईआईटी बॉम्बे के जिन्होंने ये डेवलप किया, और टीम के लीडर रहे वीरेन मैनेजिस। तो वीरेन मैनेजिस ने ये टीम को लीड किया, जिस टीम ने आईआईटी बॉम्बे की टीम ने शॉक सिरिंज बनाई। डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग है जिसने ये सारा काम किया। अब ये कैसे काम करती है मैं पहले ये बता दूं। तो ये एक प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस इसमें भरी जाती है। प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस। आगे सिरिंज नहीं है, आगे एक छोटा सा छेद होता है जिससे लिक्विड निकलता है। बट ये प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस जो है, ये इतने प्रेशर से उस लिक्विड को प्रेस करती है कि इस छेद से जो लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड इतने प्रेशर से निकलता है कि एक बाइक मतलब एक कमर्शियल एयरप्लेन की जो स्पीड होती है ना अपना ड्यूरिंग टेक ऑफ, एक कमर्शियल एयरप्लेन जो टेक ऑफ के वक्त जो उसकी स्पीड होती है, उसकी दुगनी स्पीड से ये लिक्विड ये सिरिंज से बाहर निकलता है, मतलब वो छेद से बाहर निकलता है, जो आपकी स्किन को पेनिट्रेट करता है। कब आपको पता ही नहीं लगता। बिल्कुल खून निकलेगा नहीं, लिक्विड बॉडी के अंदर। और जैसे कि मैंने बोला कि बिल्कुल मजे ही मजे, और पेन होगी नहीं। तो ये बहुत ही हाई एनर्जी शॉक वेव पर काम करता है। और यहाँ पर जो मतलब ये शॉक सिरिंज है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सिरिंज का पानी जो है ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो यहाँ पर विदाउट एनी नीडल यूज किए हुए ड्रग्स को बढ़िया तरीके से आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों ये न्यूज थोड़ी सी कंसर्निंग है, क्योंकि चाइना ने अप्रूव कर दिया है दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम। ये डैम बनेगा यारलंग यारलंग जैंगबो रिवर के ऊपर, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ये रिवर तिब्बत के पास ये डैम बनाने जा रहे हैं, इंडियन बॉर्डर के पास। 137 बिलियन का टोटल कॉस्ट इस डैम के प्रोजेक्ट में आएगा। ऑफ कोर्स इस डैम के बनने के बाद रिवर का पानी जो है वो अफेक्ट होगा। वाटर अवेलेबिलिटी इंडिया और बांग्लादेश में अफेक्ट होगी। बांग्लादेश का पानी, ब्रह्मपुत्र का पानी रोक लेगा चाइना काफी हद तक। इंडिया भी एक डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में, ताकि मतलब चाइनीज कंट्रोल की वजह से जो डिजास्टर हो सकता है उसके पोटेंशियल इंपैक्ट्स को मैनेज करने के लिए। इसके बाद सूर्य किरण एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और नेपाल की मिलिट्री के बीच में होती है बेटा। इस बार ये 18th एडिशन था। सूर्य किरण स्टार्ट हुआ था हम लोगों के बीच में 2011 में, जब प्राइम मिनिस्टर होते थे मनमोहन सिंह जी। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, इंडियन नेवी ने यहाँ पर 2 वॉरशिप्स को इंडक्ट कर लिया है इंडियन नेवी में। और ये दोनों इंडिजिनस वॉरशिप्स हैं, एक का नाम है आईएनएस सूरत और एक का नाम है नीलगिरी। तो आईएनएस सूरत की बात करते हैं, इसका वैसे जो कंप्लीट नेम है वो है डिस्ट्रॉयर यार्ड 12707। इसको डिस्ट्रॉयर यार्ड 12707 कहते हैं। और जो आईएनएस नीलगिरी है इसको इसको कहते हैं फ्रीगेट यार्ड 12651। तो ये दोनों डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है आत्मनिर्भरता की तरफ डिफेंस सेक्टर में। अगर हम दोनों शिप्स के बारे में बात करते हैं तो दोनों शिप्स को मतलब कंस्ट्रक्ट और डिजाइन किया गया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ऑफ इंडियन नेवी और मजगांव डॉक शिप यार्ड लिमिटेड। इसने मुंबई में बनाया, डिजाइन तैयार किया वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ऑफ इंडियन नेवी ने। इसके बाद ये तरंग आप इंडिया का नया एक 64 बिट मशीन देख सकते हैं आप, सर्वर मशीन है। ये मल्टीटास्किंग
सपोर्ट कर सकती है, मल्टी प्रोग्रामिंग सपोर्ट कर सकती है, मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट सपोर्ट कर सकती है, और इसका अप टाइम का मतलब होता है कि विदाउट हैंगिंग, मतलब विदाउट बीइंग हैंग, विदाउट मतलब बिना हैंग मारे, बिना धोखा दिए ये कितने, मतलब कितना परसेंट चांसेस है कि ये हमेशा काम करेगा ही। तो बिना आपको धोखा दिए 99.5% ये काम करेगा ही करेगा। इस पूरे की पूरे तरंग सुपर कंप्यूटर की अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो 1 पेटाफ्लॉप की कैपेसिटी है, जिसमें 2 पेटाबाइट का तो स्टोरेज है और 3 पेटाबाइट का आर्काइवल स्टोरेज है। तो बढ़िया है। इसके बाद बात करते हैं जी, खो खो। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के नए एम्बेसडर बन चुके हैं सलमान खान। ये खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया। खो खो वर्ल्ड कप 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच न्यू दिल्ली में खेला जाएगा। 22 देशों की खो खो टीम इंडिया में आएंगी। इसके बाद फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये सबको पता ही होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह पास्ड अवे, और 2024 में इनका निधन हुआ। इनके साथ एक एरा का भी, मतलब एक एरा इनके साथ खत्म हो गया। आपको बता दूं, सर ने अपना करियर शुरू किया था बेटा 1972 में, जब ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में। 1976 में सर फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बने। 80 से 82 तक ये प्लानिंग कमीशन में रहे। 82 में सर को गवर्नर बना दिया गया था आरबीआई का। और उसके बाद 1991 में जो है, ये पीवी नरसिम्हा राव उस समय पीएम होते थे, तो सर को बनाया गया था फाइनेंस मिनिस्टर। और जब सर फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इन्होंने इंडिया को बहुत मुश्किल समय से बाहर निकाला था। कहा जाता है हमारे फॉरेन रिजर्व में बस $1 बिलियन थे। 10 से 15 दिनों का फॉरेक्स रिजर्व बचा था। और सर ने किस तरीके से इंडिया को मैनेज किया, इनकी पॉलिसीज की वजह से हम बैंकरप्सी से बचे। 2004 से लेकर 14 तक सर इंडिया के पीएम भी रहे। और ये इंडिया के पहले नॉन हिंदू और फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर रहे। और 10th लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे सर, 1998 से 2004 तक, जब तक ये पीएम नहीं बने। इनका जन्म 1932 पंजाब के गाह इलाके में हुआ, ब्रिटिश इंडिया के समय। यह है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके बाद आगे बात करते हैं, पुडुचेरी और तमिलनाडु ने यहां पर 26 दिसंबर को बनाया 20th सुनामी मेमोरियल डे। क्योंकि 2004 के दिन, सॉरी 2004 इस समय, मतलब क्रिसमस के अगले दिन, एक बहुत बड़ी सुनामी ने कई सारे लोगों की जान ले ली थी इन द कोस्टल एरियाज ऑफ नागपट्टिनम, कराईकल ऑफ तमिलनाडु। तो आज जहां पर इसी एरियाज में, तमिलनाडु और पुडुचेरी के इन्हीं एरियाज में मेमोरियल, सुनामी मेमोरियल डे अब सेलिब्रेट करते हैं। भाई होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लगा दिया है मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में। क्योंकि होम मिनिस्ट्री को लगता है इन तीनों एरियाज में कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज से काफी सारे इन्फिल्ट्रेटर्स इन स्टेट्स में घुस रहे हैं। बेटा जिन स्टेट्स में पीएपी लगा होता है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, आपको बता दूं, उन एरियाज में जाने से पहले फॉरेन नेशनल्स को, खास करके फॉरेन नेशनल्स को उन एरिया में जाने से पहले परमिट चाहिए होता है। इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फॉरेन नेशनल्स को उस एरिया में जाने से पहले परमिट चाहिए होता है, क्योंकि काफी सेंसिटिव एरियाज होते हैं। इंडियंस के लिए नहीं, फॉरेन नेशनल्स की बात हो रही है। और ये एरिया इतने सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, तो ये तीनों एरिया म्यांमार बॉर्डर से मिलते हैं। ठीक है जी। आज की डेट में पीएपी रिजीम में अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स भी हैं। उसके बाद यहाँ पे नाम पढ़ लीजिए, नाम है इनका कोनेरू हम्पी। तो डी गुकेश के बाद अब इंडिया का नाम रोशन किया इन्होंने, कोनेरू हम्पी ने। 37 ईयर्स की एज है मैडम की, और इन्होंने जीत लिया है वर्ल्ड वर्ल्ड विमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप गेम खेला गया था न्यूयॉर्क में, एंड शी वॉन इट। इसके बाद वॉरेन अपटन, वॉरेन अपटन जो कि लॉन्गेस्ट लिविंग सर्वाइवर है पर्ल हार्बर अटैक के, अगर आपको पता हो। पर्ल हार्बर ये वो अटैक था जिसकी वजह से अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री मार जाता है। तो वॉरेन अपटन इस पर्ल हार्बर अटैक के लॉन्गेस्ट सर्वाइवर है, थे। 105 साल की उम्र में इनका निधन हुआ, निमोनिया की वजह से ही डाइड। ही पास्ड अवे ऑन 25 दिसंबर। तो जिस समय पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ उस समय कहा जाता है कि अपटन की उम्र 22 साल थी। तो ये जहाज पर थे जिस समय एक जो टॉर्पीडो है वो अटैक करता है।
उसके बाद मतलब ही वॉज शेविंग। फिर सेकंड टॉर्पीडो अटैक करता है, जिसकी वजह से जिस शिप पे थे मिस्टर अपटन, वो शिप सिंक कर जाती। पर्ल हार्बर अटैक में 2000 से ज्यादा अमेरिकन मारे जाते हैं। और इसी वजह से कहा जाता है, पर्ल हार्बर की वजह से ही 1941 में अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में पार्टिसिपेट किया था। नहीं तो अमेरिका नहीं चाहता था वर्ल्ड वॉर सेकंड में पार्टिसिपेट करना। और इसी पर्ल हार्बर अटैक की वजह से हिरोशिमा नागासाकी, इसके दो बड़े एरिया जो है जापान के, वहां पर एटॉम बॉम्ब गिर जाते हैं। और इसी के साथ अब्दुल रहमान मक्की मर चुके हैं। इज अ डिप्यूटी चीफ ऑफ पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप जमात उद दवा। तो जमात उद दवा के डिप्यूटी चीफ है अब्दुल रहमान मक्की। 2611 मुंबई के मास्टरमाइंड जिसको कहा जाता है, उसके काफी क्लोज एड है ये। मतलब और मास्टरमाइंड अगर हम 2611 की बात करते हैं तो वो हाफिज सैयद के काफी क्लोज एड माने जाते हैं ये। इनका देहांत हो गया अभी हाल फिलहाल में, काफी मजा आया सुन के। हार्ट अटैक की वजह से मरे हैं ये लाहौर में। काफी सालों से इंडिया डिमांड कर रहा था पाकिस्तान से कि भाई भेज दो इन्हें, नहीं भेजा, कोई बात नहीं, अब भेजने की जरूरत नहीं है। तो सर के ऊपर बैन लगा था, इनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था जनवरी 2023 में, जिसकी वजह से इन पर ट्रेवल बैन, इनके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, इनके एसिड फ्रीज हो गए। तो ये सब चीजें, तो बहुत इंपॉर्टेंट था इनका मरना, अब्दुल रहमान मक्की। तो हमारे जो नया साल है ये एक नई बिगनिंग के साथ शुरू हुआ। आई होप इस तरह की न्यूज और मिले। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिसंबर, फोर्थ वीक। आई होप आपको मजा आएगा इस पूरी वीडियो में, मैंने बहुत ही कंसाइज, शॉर्ट और क्रिस्प रखी है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए एड्यू प्रेपरेटर को भी फॉलो कीजिए। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।